हाय हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। माय सेल्फ प्रशांत गुप्ता, वेलकमिंग यू ऑल टू द सेशन। और इस सेशन बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 8 के फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेशनल साइंस ओलंपियाड के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट जो आपका नेक्स्ट पेपर आ रहा है नेशनल साइंस ओलंपियाड 2023 का, उसकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिले। और इन जनरल कोई भी आप अगर प्रिपरेशन किसी भी साल में करोगे तो ये प्रीवियस क्यू डिस्कशन जो होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। पहले थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि ये पेपर किस तरह का है, आपको अटेम्प्ट किस तरह से करना है एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट यू हैव टू वरी अबाउट। फर्स्ट, जब भी आप ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं हमेशा टू फिल अप दी ओएमआर शीट। ओएमआर शीट कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। आपको क्या क्या फिल करना रहेगा, आपका नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको ओएमआर शीट पर क्लियरली फिल करनी होती है। और आपका जो रिजल्ट है वो आपको जो आपने नंबर फिल करा है उस पर आपको मिल जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन इसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, उसमें आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड सेक्शन जिसको हम बोलते हैं साइंस सेक्शन, उसमें आपके पास 35 क्वेश्चन आएंगे। एंड थर्ड सेक्शन दिस कॉल्ड अचीवर्स सेक्शन, इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके पास टोटल आते हैं पेपर में। जो आपका अचीवर सेक्शन होता है इट कंप्राइजेस ऑफ 3 मार्क्स ईच, उसके हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। फिर और बाकी जो जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे के सारे 1 मार्क के, यानी लॉजिकल रीजनिंग और साइंस के जो क्वेश्चन है, साइंस सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो आपके कितने रहेंगे, वो आपके रहेंगे 1-1 मार्क के। और जो अचीवर सेक्शन में जो क्वेश्चन होंगे वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके पास, तो अच्छे सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और कैलकुलेटर ऑब्वियसली आपको परमिट नहीं किया जाएगा। आपके पास जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा और आपको उस करेक्ट ऑप्शन को अपनी ओएमआर शीट में एज अ आंसर फिल करना है। ठीक है, ब्लू या ब्लैक पेन से। अब कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। लेट समझिए मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें बोला गया इन द वाटर साइकिल कंडेंसेशन ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है भाई, तो मुझे पता है कि सर ऑप्शन नंबर बी जो है दैट वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसमें से मुझे क्वेश्चन नंबर 13 में, तो मैं जाऊंगा अपनी ओमर शीट में क्वेश्चन नंबर 13 में और बी ऑप्शन को करेक्ट पुट करना है। तो बी ऑप्शन के अंदर जो ये सर्कल है इसको कंप्लीटली फिल करूंगा। याद रखना जो आपका पेन या पेंसिल है वो सर्कल से बाहर ना जाए और सर्कल के अंदर की जो चीज है वो कंप्लीटली फिल्ड हो, कोई वेकेंट स्पेस नहीं हो, नहीं तो ओएमआर शीट आपकी अच्छे से जो है वो स्कैन नहीं हो पाएगी, आपको नंबर सही से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, रफ वर्क करने के लिए आपको इनफ स्पेस दिया जाएगा। आपने ब्लैंक स्पेस दिया होगा आपके बुकलेट में। ओएमआर शीट जो है वो आपको रिटर्न करनी है इन्विजिलेटर को। पेपर आप ले सकते हो लेकिन ओएमआर शीट आपको रिटर्न करनी होगी, भाई वही तो स्कैन होने वाली है। एंड जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो जो स्पेस प्रोवाइड करा जाएगा बिफोर अटेम्प्टिंग आपको उसमें भर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 2018-19 नेशनल साइंस ओलंपियाड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साइंस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे बच्चे। साइंस सेक्शन का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, लाइट से बच्चे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर, मतलब एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, ऑलवेज ट्रू, हमेशा ही सही है, रिगार्डिंग द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जिसको क्या बोलते थे, बाई कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस भी उसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू है किसी भी कन्वर्जिंग लेंस के लिए, इसको समझते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर टू द फोकल पॉइंट्स द इमेज गेट्स बिगर। ठीक है, इस चीज को एक बार समझते हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहीं से भी, अगर लेट्स सपोज अगर आपको याद हो, अगर मैं इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखता था तो इमेज क्या बनती थी सर, इमेज बनती थी फोकल पॉइंट पर। और जैसे जैसे मैं इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट पास लेकर आता था, नियरर टू द फोकल पॉइंट लेकर आता था, क्या वैसे वैसे इमेज पहले एफ से फिर बनती थी, एफ और 2f के बीच में, फिर 2f पर और फिर 2f से इंफिनिटी, और क्या हर बार साइज इंक्रीज होता था, है ना भाई। तो सर ये बिल्कुल सही बात है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर टू द फोकल पॉइंट इमेज गेट्स बिगर। फोकल पॉइंट के जितने ज्यादा पास आते जाओगे उतना ज्यादा इमेज बढ़ती चली जाएगी, ये बात जो है बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द लेंस इमेज गेट्स स्मॉलर। अब इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करेगी। फर्क क्या पड़ेगा, अगर सर आप फोकल पॉइंट से पीछे की तरफ जाते हो तो फोकल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज बनती थी इन्फिनिटी पर, और उससे पीछे जाते थे तो 2f की बनती थी 2f पर, और पीछे जाओगे इन्फिनिटी पे जाओगे तो फोकल पे बनती थी, है ना। तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप अवे जा रहे थे वैसे वैसे इमेज साइज क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ये बात तो सही है, लेकिन क्योंकि मुझे कोई लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करी गई है इसमें, तो अगर मैं जाता पोल से कहा फोकस की तरफ, अगर मैं जाऊं पोल से फोकस की तरफ, तब इमेज की हाइट कम नहीं होती, तब इमेज की हाइट बढ़ती है। याद आ रहा है क्या, क्योंकि इसमें क्या कैसी इमेज बनती थी आपके पास, इसमें बनती थी सर, बाकी सारे केसेस में आपके पास रियल
इमेज बन रही थी इन्वर्टेड बन रही थी, यहाँ बनती थी इमेजिनी एंड इरेक्ट, लेंस के इसी तरफ बनती थी और टुवर्ड्स फोकस जाने पर उसकी हाइट इंक्रीज करती थी, लेस नहीं होती थी। तो क्योंकि आपको लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करी गई है तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये ट्रू कब है? जब आप फोकस से यहां जाते हो, तब तो ट्रू है। लेकिन अगर आप पोल से फोकस की तरफ जा रहे हो, पोल से फोकस जा रहे हो और लेंस से दूर जा रहे हो, तब ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी फार अवे फ्रॉम द लेंस द इमेज डिस्टेंस अप्रोचेस फोकल पॉइंट। तो बिल्कुल सही बात है, अगर मैं बहुत ज्यादा दूर लेकर जाऊंगा तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे जाता। इन्फिनिटी पे अगर आते तो फोकस पे बनता है, तो अप्रोच करता है फोकस को। तो सर ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। तो मेरे कौन से दो स्टेटमेंट सही हो गए बच्चे? एक तो नंबर 1 और एक नंबर 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सर ऑप्शन हुआ नंबर सी करेक्ट। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे साउंड से, आपसे पूछा गया विच साउंड वेव शोन हियर इज अ हाई पिच्ड बट सॉफ्ट। हाई पिच मतलब क्या? पिच मतलब किससे मतलब होता है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेना देना होता है पिच का, है ना। और सॉफ्ट का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए, है ना। लाउड साउंड्स जो होते हैं क्या होते हैं? उनकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होते थे, सॉफ्ट साउंड्स की एम्पलीट्यूड कम होती है। जैसे मैं बात करूं, लेट्स सपोज इन जनरल जो वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं, उनका जो आवाज होती है वो क्या होती है? हाई पिच्ड होती है और सॉफ्ट होती है। लड़कों की आवाज क्या होती है? पिच उसकी पहली बात तो हाई नहीं है, डल और बहुत सॉफ्ट ना होके हार्श साउंड होता है, क्योंकि उनकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है साउंड का। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका एम्पलीट्यूड भी कम है और फ्रीक्वेंसी, हाई पिच का मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम जो है वो ज्यादा है। तो सर इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस तो ज्यादा हो रहे थे पर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था। इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम हो रहे हैं तो इसकी पिच कम हो गई, तो इसको तो हटा ही दो, और एम्पलीट्यूड, लेकिन ये सॉफ्ट साउंड है तो ये लो पिच्ड है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, बट सॉफ्ट है क्योंकि एम्पलीट्यूड कम है। ये क्या है सर? ये भी लो पिच्ड है बट कैसा है? हार्श साउंड है या लाउड है, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। इसमें क्या है सर? ये हाई पिच तो है पर क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो हाई पिच तो है ये, और उसके साथ साथ एक और चीज क्या है सर? ये लाउड है या हार्श है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो सर इसमें क्या हो रहा है? तो ये पहले तो फ्रीक्वेंसी से मतलब हाई पिच तो दिख रहा है और एम्पलीट्यूड भी कम है तो सॉफ्ट भी है। तो क्या दिख रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बच्चे, ऑप्शन सी करेक्ट था, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स एंड प्रेशर से बोला गया द डायग्राम शोज द वाटर लेवल इन अ वाटर मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर लिया लेकिन वो मरकरी की जगह वाटर यूज करा हुआ है, विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सेंटीमीटर ऑफ वाटर। फिगर जो है वो दिया गया आपको, स्केल से नहीं कह रहा पर नंबर दे रखे कैसे कैसे क्या है। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस जी। देखो यहां से पूरा गैस है, यहां से लेके यहां तक, यहां पे गैस खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कॉलम हाइट है सरफेस से, और यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हाइट है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे? यहाँ पर होगा प्रेशर ऑफ क्या? एयर, सिर्फ क्योंकि ओपन है ना भाई, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर होगा। यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पे होगा प्रेशर ऑफ किसका? गैस का प्रेशर होगा। तो गैस का प्रेशर और एयर का प्रेशर की वजह से ये आया है क्या? डिफरेंस आया हाइट में। अगर ये सेम होते तो हाइट सेम होता। ऑब्वियसली बात है, गैस का प्रेशर एयर प्रेशर से ज्यादा, इसलिए इसने इसको वाटर को यहाँ प्रेस करा और ये ऊपर चला गया। अब ये डिफरेंस कितना है सर? 14 सेंटीमीटर वाटर यहाँ पर था, 8 सेंटीमीटर वाटर यहाँ पर, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का फर्क है ना। तो 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, गैस का प्रेशर ज्यादा है किससे? एटमॉस्फेयर से, है ना भाई। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा, गैस का ज्यादा होगा, तभी इसने यहाँ पुश करा इसको गैस एटमॉस्फेयर प्रेशर के अगेंस्ट। और कितना पुश करा? 6 सेंटीमीटर पुश करा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो गैस का प्रेशर कितना है? इट इज 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है मुझको सही? अगर ऑप्शन ए जो दिख रहा है 6 मीटर ऑफ वाटर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इजी है, कोई इशू तो नहीं है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स एंड प्रेशर से है आपके पास। बोला क्या गया है? 3 वेट है मेरे पास, एक तो है पी, दूसरा है क्यू, तीसरा है आर। 3 वेट पी क्यू आर है जो स्प्रिंग के साथ लगाए गए। अच्छा एक बात अपने को पता है, स्प्रिंग के ऊपर जो भी वेट लगाया जाता है उससे जो उसका एक्सटेंशन होता है, जितना ज्यादा स्प्रिंग जो नीचे जाएगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वेट, है ना भाई। जो भी आपका एक्सटेंशन होता था दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वेट, ठीक है। तो जो पी का, लेट्स सपोज पी का वेट और क्यू का वेट ज्यादा होगा, पी और आर का वेट ज्यादा होगा तभी इसने ज्यादा एक्सटेंड करा, पी क्यू आर तीनों का वेट और ज्यादा होगा तभी और ज्यादा एक्सटेंशन हुआ। तो इस चीज से अपने को समझनी है। तो एक्सटेंशन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द बेसिकली वेट। तो अपने को बात समझ आ रही है कि सर P प्लस Q
दोनों का वेट मिलके आपको जो मिल रहा था वो 15 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद P प्लस R का जो वेट था वो आपको 17 सेंटीमीटर का जो है वो एक्सटेंशन दे रहा था, ठीक है। और P, Q और R का वेट जो है वो आपको 22 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन देता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखूं ये यहाँ पर तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन ओनली वेट P इज हंग। तो अगर सिर्फ और सिर्फ P को मैं हंग करता तो वेट कितना होता, ये पूछा गया है। देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, सर ये 15 सेंटीमीटर है P और Q दोनों की वजह से, अगर यहां से Q का वेट हटा दूंगा तो क्या एक्सटेंशन कम होगा? बिल्कुल कम होगा, 15 से कम होगा। तो सर 17 तो पॉसिबल ही नहीं है और 22 तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दो के बीच की लड़ाई है। अब इन दो को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर R का मुझसे पूछा गया है, सॉरी P का पूछा गया है, ठीक है, एक काम करता सर Q और R के वेट की वजह से 15 आ रहा था ना, तो Q और R इनको यहां अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं, P और Q, सॉरी P और Q की वजह से कितना रहा था 15, तो P और Q की वजह से कितना आता था 15 आता, तो 15 प्लस R इज इक्वल टू 22, यानी सिर्फ R की वजह से वेट कितना आता सर 7, है ना भाई। R की वजह से जो एक्सटेंशन होता है सिर्फ 5 होता, और अगर मैं इस चीज को यहां सब्सटीट्यूट करूं तो P की वजह से एक्सटेंशन कितना मिलेगा सर, अगर R की वजह से एक्सटेंशन कितना था 7 था, तो P की वजह से जो एक्सटेंशन हो जाएगा वो 17 माइनस 7 यानी 10 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होगा। ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। वैसे करने को मैथ्स इसकी बहुत बड़ी सी करी जा सकती है, ठीक है। समझना क्या है कि जिस चीज का वेट जितना ज्यादा होता है वो उतना ही एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, प्रोपोर्शनैलिटी होती है वेट में, ठीक है, एक्सटेंशन की। तो P और Q 15 का दे रहे थे, P और R 17 का दे रहे थे, तो P का एक्सटेंशन कितना अकेलेगा 10 सेंटीमीटर, अगर P का अकेले का तो Q कितना 5 सेंटीमीटर का देता, R कितना 7 सेंटीमीटर का देता, और PQR 22 का देता। मैथ्स से सिंपल। तो आंसर कौन सा दिख गया सर, ऑप्शन बी, that is 10 centimeter is going to be my correct answer। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपसे फ्रिक्शन से, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अरेंजमेंट ऑफ फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीन फ्रिक्शन की आपसे बात करी गई है। अगर आपको फ्रिक्शन हल्का हल्का सा याद आ रहा हो तो क्या होता था, लेट सपोज मेरे पास कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पर रखी हुई है, तो मैं इस पर जो वेट लगाऊंगा, जो फोर्स लगाऊंगा, वो फोर्स कौन अपोज करेगा सर, फ्रिक्शन अपोज करेगा। अगर यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो F, तो सरफेस से एक फोर्स लगेगी जिसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, और वो उस फोर्स को क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग में अगर मैं थोड़ा फोर्स लगाता हूं तो वो फोर्स क्या करेगा, उतना बैलेंस करेगा, मूवमेंट नहीं होगा, इसको हम बोलते थे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, बॉडी को मूव नहीं होने देता। सर ये एक एडजस्टेबल फोर्स थी, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जितना फोर्स आप लगाओगे वैल्यू उतनी ही हो जाएगी, सो दैट नेट फोर्स 0 हो जाए और बॉडी मूव ना करे। लेकिन क्या इसकी एक मैक्स वैल्यू होती थी, हाँ सर एक मैक्सिमम वैल्यू होती थी, है ना। तो जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा ही जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती थी एक। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद नाउ द फ्रिक्शन कैन नॉट होल्ड एनी लॉन्गर, तो क्या करता था सर, अब ये वापस आ जाता था थोड़ा सा वैल्यू कम करके, और आपके पास मिलता था कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम बोलते थे काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहां तक क्या था, ये था आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन था क्या उसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते थे, जब कोई चीज स्लाइड कर रही होती है तब जो फ्रिक्शन लगता है, और उसी को आप बोलते थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन सेम चीज है। तो पक्की सी बात है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अपने को बात समझ आएगी, स्टैटिक और स्लाइडिंग में अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ऑप्शन एक तो ये सही लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी सही लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो आपको गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लेस बोल दिया, तो ये भी गलत हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग, तो ये दोनों अब तक ये अपने पास तीन स्टेटमेंट सही है। चलो अब स्टैटिक स्लाइडिंग और रोलिंग में बात करते हैं। यार एक बात सोचो, लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक कोई सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर को दो तरह से ले जा सकते हो, एक तो ये है कि सेंटर से खींच के ले जाओ तो स्लाइडिंग मोशन होगा, और दूसरा तरीका क्या है कि इसको सेंटर के अबाउट रोटेट करके ले जाओ तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। कौन सा इजी रहता है, या पक्की सी बात है ना, रोल करना इजी रहता है। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, तो वाइल रोलिंग कम फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप काम करते हो, इसलिए रोल करना इजी होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है ना भाई। अगर मैं देखो रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक, ये तो बात गलत हो गई। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक, ये भी बात गलत हो गई। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग, सर ये बात सही है। तो कौन सा एक ही अकेला आंसर बचा मेरे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्स एंड प्रेशर से बोला गया।
द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज, भाई अब ध्यान से देखो, सन है, अर्थ है, सन अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, और कौन कौन से फोर्सेस इन जनरल अपने पास, दो ही फोर्सेस, तीन ही फोर्सेस काम करते हैं। क्या ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काम करता है? नहीं सर। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बात करता है? नहीं सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? नहीं सर। दोनों के बीच में क्या लग रहा है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। न्यूटन साहब ने दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मास एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं, और जितने भी आपके पास प्लेनेट हैं, जितने भी आपके पास स्टार्स हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, साउंड है बच्चे, ध्यान से देखना। In an experiment to measure the speed of sound in air, a boy stands 40 मीटर away from a wall। ठीक है, तो ये वॉल है, तो वॉल से 40 मीटर अवे एक बॉय खड़ा करा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है 40 मीटर। ठीक है, पर आपसे पूछा गया है एंड बैंग्स टू पीसेस ऑफ वुड टुगेदर, साथ में दो पीसेस ऑफ वुड लिया और पट बैंग करा। एट द इंस्टेंट ही हियर्स द एको, उसको एको सुनाई देती है। He bangs them together again, दोबारा जब उसको एको सुनाई दिया तब उसने एकदम से फिर बजाया, फिर एको सुनाई दिया फिर बजाया, फिर एको सुनाई दिया फिर बजाया, तो बार बार कर रहा है। He does that activity 50 times, 50 बार उसने ये एक्टिविटी करी। एंड द टाइम टेकन फॉर 50 बैंग्स इज 12 सेकंड, 12 सेकंड में उसने 12 सेकंड में 50 बार उस दो वुड को आपस में बैंग करा है। ठीक है, बैंग कब करता था? जब उसको एको सुनाई देता था उसके बाद। ठीक है, और पूछा विच कैलकुलेशन गिव्स द स्पीड ऑफ एयर। अब देखो, ध्यान से देखो, हुआ क्या रहेगा, जब इसने पहली बार बैंग करा तो यहां से एक रे गई, लाइट साउंड गया, यहां गया, रिफ्लेक्ट हुआ, वापस आया। उसके बाद जब इसने ये सुना तब इसने दोबारा बैंग करा, तो फिर दोबारा से एक रे गई, वापस आई, फिर दोबारा से प्रोसेस। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ बच्चे? 50 बार हुआ। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया इसमें आपने? 40 मीटर जाने का, 40 मीटर आने का, एक बारी में आपने 80 मीटर ट्रेवल करा। ठीक है भाई, तो 40 इंटू 2, ये डिस्टेंस मेजर करा आपने एक राउंड में, वन राउंड में। आपने कितने टोटल ऐसी बार कितनी बार करा है सर? 50 बार। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सर 40 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50, जो 50 बार करा है भाई ऐसा। और ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करा? वेलोसिटी क्या होता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितने टाइम में ट्रेवल करा? 12 सेकंड में। तो टोटल वेलोसिटी जो होगी वो कितने क्या हो जाएगी? 40 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50 विच इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 12 विच इज टोटल टाइम। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो अपने पास स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बोला गया। द स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टेकिंग सिमिलर बल्ब्स, ये बल्ब जो है वो सिमिलर है, एंड सेल्स, तो ये सेल्स जो है ये भी सिमिलर है, बट टू डिफरेंट सोल्यूशन 1 and 2, ये डिफरेंट सोल्यूशन है बच्चे, डिफरेंट सोल्यूशन में बोला गया था। शी फाउंड दैट द बल्ब इन द सेटअप P ग्लोज मोर ब्राइटली, दिस बल्ब गो मोर ब्राइट, इट इज ब्राइटर। ठीक है, एज कंपेयर टू द सेटअप इन Q, यू वुड कंक्लूड दैट, इससे तुम क्या कंक्लूजन निकाल? देखो यार, बैटरी सेम है, बल्ब भी सेम था, बस ये दूसरा सोल्यूशन था, ये दूसरा सोल्यूशन था। सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा? क्या सोल्यूशन एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इसमें जिस तरह के आयन होंगे उसके डिपेंडेंट क्या करेगा? एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो एक का रेजिस्टेंस कम, एक का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा क्या वो ज्यादा करंट फ्लो करवाएगा? और अगर ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो क्या ये ज्यादा ब्राइट फ्लो करेगा? तो यार अगर P में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इसका बेसिक सा मतलब है कि सेटअप P में देयर इज अ हाई करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट सेटअप P टू द Q। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सोचो यार, P में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा होगा इसलिए तो ज्यादा तेज फ्लो ग्लो कर रहा होगा। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है ना, तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट देखो गलत क्यों है। हायर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट Q, अरे Q में अगर ज्यादा करंट होता तो Q ज्यादा ब्राइट ग्लो करता भाई, ग्लो करता, ये तो पॉसिबल नहीं है। इक्वल करंट फ्लो, इक्वल करंट होता तो भाई इक्वल ग्लो करते। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन द टू सेटअप कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर, ये बात भी गलत है। कंपेयर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपने को साफ साफ डिफरेंस या ब्राइटनेस में जो फर्क दिख रहा है तो कंपेयर हम कर सकते हैं। तो सर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, लाइट से दिया गया ए प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, अपने को पता है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई मिरर कुछ इस तरह से है और इसके पास सामने कोई अगर ऑब्जेक्ट इसी डिस्टेंस पर होता है तो सेम डिस्टेंस पर इसका क्या बनता था? इमेज। ठीक है भाई, ऐसा अपने को पता है। महिमा है एंड हर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज 10 मीटर, मतलब
यहाँ से लेके महिमा और उसकी इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे, ये आपके पास 10 मीटर्स का है। इसका मतलब महिमा मिरर से कितनी दूर है? 5 मीटर्स दूर है। नाउ हाउ मच डिस्टेंस शुड शी मूव इन ऑर्डर टू गेट डिस्टेंस टू 5 मीटर बिटवीन हर एंड हर इमेज? कितना मूव करेगा डिस्टेंस 5 का हो जाए? मतलब आप चाहते हो कि इधर मूव करना चालू करे, तो लेट सपोज इसने इतना कुछ मूव करा और आपने टोटल डिस्टेंस, अब ये आपने 5 मीटर का बना लिया। अगर ये 5 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा सर? 2.5। पहले 5 मीटर पे थी, अब 2.5 मीटर पे, तो कितना मूव करना चाहिए? 2.5 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। करेक्ट है भाई? तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट से ही है बच्चे, स्टेटमेंट पढ़ो क्या बोला गया। पहला स्टेटमेंट है when an object is placed between two parallel planes mirror then all the images forms are of unequal intensity। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर मेरे पास क्या है, दो पैरेलल इमेज, दो मेरे पास पैरेलल क्या है? मिरर्स है। अब आप बीच में कहीं बैठे हो तो पहले आपका एक इमेज बनेगा इसकी वजह से, फिर ये इसका इमेज बनेगा यहाँ पर। नाउ दिस इमेज विल बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, और वो इमेज बनाएगा यहाँ पर। तो क्या बार बार जहां से रे आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है क्या बार बार चेंज हो रहा है? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो क्या मेरे को पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम बढ़ता जा रहा है। तो क्या आपको जो इंटेंसिटीज मिलेंगी क्या अनइक्वल मिलेंगी? अगर आप लेट्स सपोज अगर आपने कभी ये चीज महसूस करी हो, आप क्या करो, जैसे बार्बर शॉप में जाओ, वहां पर होते हैं प्लेन मिरर्स, जाके खड़े देखो कि आपके पास जो पीछे की इमेजेस होती है वो उतनी इंटेंस नहीं होती है, है ना, थोड़ी ब्लर होती जाती है। ब्लर तो होती जाती है, साथ साथ उनकी जो शार्पनेस है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि वो उतनी इंटेंसिटी की नहीं होती। तो अनइक्वल इंटेंसिटी की जो है आपको मिलती है वैल्यूज। नेक्स्ट क्या बोला गया? इन अ केस ऑफ पैरेलल प्लेन पैरेलल मिरर्स ओनली टू इमेजेस आर पॉसिबल। यार ये तो बात बिल्कुल ही गलत है, हमको पता अपने को मल्टीपल इमेजेस मिलती है। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, बात समझ आई, इजी सी चीज है। नेक्स्ट फन विद मैग्नेट्स है बच्चे, पूछो द कॉइल प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर द गिवन फ्लो ऑफ करंट। एक कॉइल जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट कब प्रोड्यूस करेगी? नंबर 1, 10 सेंटीमीटर की कॉइल हो और 100 टन हो उसमें, है ना भाई। ये आपके पास कॉइल है और इसमें नंबर ऑफ टन्स की बात करी गई है। यार क्या अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सबसे ज्यादा हो। मतलब छोटी सी जगह में, छोटी सी कॉइल में जितने ज्यादा टर्न होंगे क्या उतना ज्यादा मैग्नेटिक, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम स्मॉल एन बोलते हैं, ये जिसका सबसे ज्यादा होगा क्या वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ आपके पास 10 सेंटीमीटर का कॉइल है, 100 टन है। यहाँ 5 सेंटीमीटर का कॉइल है, 200 टन है। मतलब डिस्टेंस इसके मुकाबले हाफ है और नंबर ऑफ टर्न्स इससे डबल है ना। और देखो डिस्टेंस इसके बराबर है, टर्न्स डबल है, तो ये इससे तो अच्छा बन जाएगा। इसमें डिस्टेंस भी कम कर दिया, 20 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दिया, डबल कर दिया, और कॉइल भी डबल कर दिए, तो ये तो सेम रहा। तो सिर्फ सर ये वाला जो दिख रहा है इसमें आपने क्या करा, आपने नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डबल करे, और ये चीज क्या करी कि आपने हाफ करी। तो क्या ये स्मॉल एन वैल्यू 4 टाइम्स हो गई, है ना भाई। बाकी सब में क्या 2 2 2 और इसमें 4। ऑप्शन सी जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर। बच्चे थोड़ा गलत जगह आ गया, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नंबर ऑफ टर्न्स भी बड़े हैं और कॉइल भी बड़ी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर, सही है। मूविंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस एंड स्पीड से। अकॉर्डिंग टू द गिवन वीटी ग्राफ आपसे बोला व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम 0 to 10 मिनट्स। पहले कार की क्या है, पहले स्पीड बढ़ रही है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड पहुंचते फिर स्पीड घट रही है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम 0 to 10 मिनट। यहाँ से लेकर डिस्टेंस के बारे में क्या बातें कर रहे हो आप? पहली चीज बोलिए, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इट फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अब इस बारे में जरा ध्यान से सोचना, एक अरे जल्दीबाजी नहीं करनी है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है बेसिकली। क्या कर रहा है, आपसे ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी टाइम का और पूछा गया है डिस्टेंस के बारे में। अब सोचो जरा, पहले मेरे पास एक कार है जो 0 स्पीड से चालू होती है। यार वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट स्लोप है, क्या मतलब तुम एक्सेलरेट कर रहे हो? हाँ सर एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एकदम से स्पीड बाई एक्सेलरेट करा, डिस्टेंस ट्रेवल करा, मैक्सिमम तक पहुंचा। उसके बाद मैंने क्या करा, सर क्या उसी स्लोप से आप क्या कर रहे हैं, डी एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब मैंने ब्रेक लगानी चालू करी। लेकिन जब तुम ब्रेक लगा रहे थे
तुम्हारी वेलोसिटी या स्पीड कम हो रही थी, पर क्या डिस्टेंस तुम तब भी कवर कर रहे हो? सोच के देख यार, मैंने ब्रेक लगाने चालू करे तो मेरी स्पीड कम हो रही है ना, लेकिन जितने ड्यूरेशन में मैं ब्रेक लगा रहा हूं, क्या मैं कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूं? और अगर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं तो क्या डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग? दोनों केसेस में स्पीड कम तो हो रही है, लेकिन उस कम होती हुई स्पीड में भी कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहे हो ना भाई, तो डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत चैलेंज करता है, हल्का हल्का अपने को दिमाग में क्लैरिटी हो तो इजी भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, while drinking soft drink, कोला वोला जो भी तुम पीते रहते हो, with help of a straw, the pressure in the straw is dash and the pressure in the bottle is flat। क्या होना चाहिए? ये आपके पास बॉटल है, ये आपके पास लिड है, इस लिड में आपके पास ये क्या है, इस तरह से straw पड़ा हुआ है, बाकी ये लिड बंद है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये कुछ मीडियम, ये पानी कोला वोला जो भी तुम पी रहे हो, फेंटा, ये सब भरा हुआ है। तुम क्या करते थे, यहाँ से क्या करते थे, हवा को खींचते हो। बिना हवा खींचे कभी ऊपर आता है क्या? नहीं आता ना भाई। अच्छा सोचिए ऊपर आया क्यों पानी? तुमने हवा को खींचा, हवा को खींचने से क्या करा, क्या तुमने इस स्ट्रॉ के अंदर यहाँ पर प्रेशर कम करा? हवा खींच गई तो प्रेशर कम हुआ, और यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा तो क्या करेगा, अब ये जो बॉटल थी ये ज्यादा प्रेशर से इसको क्या करेगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम यहाँ प्रेशर ज्यादा, तो बॉटल में प्रेशर ज्यादा और स्ट्रॉ में प्रेशर कम, तभी तो पानी ऊपर आया, तभी तो तुम पी पाए कोला। तो भाई प्रेशर इन द स्ट्रॉ इज लेस एंड प्रेशर इन द बॉटल इज हाई। तो ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है भाई? ऑप्शन डी सही है क्या? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बच्चे, मोशन से पूछा गया क्वेश्चन, आपके पास दो कॉलम है, आपको बताना है कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, तो वो क्या कर रही है सर? क्या वो मोशन कर रही है? बिल्कुल सही बात है। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, टाइम होगा ना भाई, टाइम इंटरवल होगा दो इवेंट्स के बीच में। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या करो हर 5 सेकंड में तुम अनइक्वल डिस्टेंस, पहले 5 करा फिर 10 करा फिर 15, लेकिन 5 सेकंड में अनइक्वल डिस्टेंसेस मूव कर रहे हो इक्वल इंटरवल टाइम में, तो क्या तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो? तो ऑप्शन क्या दिख रहा है भाई? पी का सेकंड, टी का सेकंड, क्यू का थर्ड, क्यू का थर्ड। तो सर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है जो करेक्ट है, बाकी सारे तो कोई मैच नहीं करता। ध्यान से देख, पी का सेकंड सिर्फ आ रहा है सी और डी में, है ना, और क्यू का थर्ड सिर्फ आ रहा है सी में, आर का फोर्थ, एस का वन, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल एंड नॉन मेटल से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? गोल्ड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मटेरियल्स। मेलेबल एंड डक्टाइल का बेसिक मतलब क्या है? ऐसे मटेरियल जिनको आप कितना भी पीटो एक तो टूटे नहीं और स्प्रेड होते रहे। क्या तुमने गोल्ड फॉइल्स और सिल्वर फॉइल्स देखी है नहीं? आपने देखा गोल्ड के वर्क्स आते हैं, सिल्वर वर्क्स आते हैं जो आप मिठाई वगैरह पर लगाते हो, स्वीट्स पर लगाते हो, तो क्या तो बहुत ज्यादा पतले होते हैं। वो बनाए कैसे जाते हैं? एक छोटे से पार्ट को लेकर बहुत ज्यादा पीटते हैं और उसको बनाते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा मेलेबल होता है, स्ट्रेच नहीं होता और डक्टाइल होता है आराम से। तो ये तो बात जो है सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे थे, ये बात तो सही है। ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यार ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या सोडियम एक मेटल ऐसा पता है जो है तो मेटल, लेकिन उसको आराम से आप किसी भी हार्ड चीज से काट सकते हो, ठीक है। क्या मुझे पता है मरकरी के बारे में, जो है तो मेटल पर वो लिक्विड है, ना तो हार्ड है ना तो स्ट्रॉन्ग है ना। तो यार ये जो बात है कि ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। एक बार बाकी दो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मर्करी एंड गैलियम आर द मेटल्स व्हिच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेंपरेचर, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा डेंस होते हैं, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है कि कौन सी चीज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल चीज वाटर के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा डेंस है। तो मेटल्स जितने भी होते हैं सारे डेंस ही होते हैं। नेक्स्ट, कंबशन एंड फ्लेम से आपसे पूछा गया क्वेश्चन, बोला गया है कि आपके पास क्या है, आपके पास एक कैंडल है, उसको जलाया गया है। जब जलाया जाता है तो हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, उस पार्ट का जोन कौन सा है, और उस पार्ट का कलर क्या होता है। ये तीन चीजें आपसे पूछी गई, ठीक है। आपने क्या करा, एक फ्लेम कैंडल को फ्लेम करा। हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है बच्चे? हॉटेस्ट पार्ट आपका होता है आउटमोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो बाहर का पार्ट होता है वो हॉटेस्ट होता है। और वो कौन से कलर का होता है? वो होता है आपका ब्लू कलर का। तो सर P goes to 3 and 3 goes to X। पहली चीज तो ये बनी, P3X कहीं बन रहा है क्या? एक ही जगह बन रहा है सर P3X। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे पढ़ लेते हैं। Q जो होता है मॉडरेटली हॉट पार्ट, वो कौन सा होता है सर? वो मिडिल पार्ट जो होता है वो मॉडरेटली होता है, और वो जो होता है वो येलो कलर का होता है ना।
उसके बाद जो लीस्ट हॉट पार्ट होता है वो क्या होता है, अंदर का इनर्ट मोस्ट जो अनबर्ट वैक्स वेपर होता है, वो तो जल ही नहीं रहा ना यार, तो वो क्या होता है, वो आपका सबसे ज्यादा हॉट लीस्ट हॉट पार्ट होता है, और वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है ना भाई, ब्लैक कलर का दिखता है, फिर थोड़ा ब्लू कलर का दिखता है, थोड़ा उसके ऊपर येलो कलर का होता है, तो येलो फिर ब्लू। तो सबसे जो हॉटेस्ट पार्ट है वो है आउटमोस्ट जोन, जो ब्लू कलर का, उसके बाद थोड़ा अंदर का जो येलो कलर का मिडिल जोन है, और फिर सबसे अंदर का जो ब्लैक कलर का, जो आपकी वैक्स अभी जली ही नहीं है वो। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन ऑफ एयर वन वाटर की बात की, रेफर टू द गिवन टेम्परेचर सेटअप ए एंड बी, एक ये सेटअप है और एक ये सेटअप है, आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। आपने करना क्या यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, अन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक मतलब क्या, वो प्लांट्स जो पानी में रह सकते हैं या पानी में ही होते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके एक्वेटिक प्लांट्स। ये वाटर है, ये आपको एक्वेटिक प्लांट्स को आपने फनल में डाला है और इसके ऊपर आपने टेस्ट ट्यूब लगाया, ये टेस्ट ट्यूब इसके अंदर रखा और ये आपने ब्लैक बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया स्टेटमेंट देखो, बोला एक्स कुड बी अ गैस दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, एक्स कौन सी गैस होगी, वो गैस जो ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, यूज करती है। उसके बाद बोला गया वाई कुड बी अ गैस दैट इज फिक्स्ड इन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाई जो आपको पास ये दिख रही है ना, ये वाली गैस, ये वो गैस है जो फिक्स्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्रॉस स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, एक्स कुड बी अ गैस दैट इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, और वाई कुड बी अ गैस दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज प्रोपोर्शन इन एटमॉस्फेयर। देखो लार्ज प्रोपोर्शन में क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन में है नाइट्रोजन, है ना, और कोई भी प्लांट क्या होता है, नाइट्रोजन तो नहीं देता, क्या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की बात करी जाती है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, एक्स कुड बी अ गैस दैट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, लेकिन आपको जो एक्वस प्लांट होता है वो क्या देते हैं, वो तो भाई ऑक्सीजन देने वाले ना भाई, फोटोसिंथेसिस करने के बाद, है ना भाई, किसी बात है, कार्बोहाइड्रेट्स देने वाले। वाई कुड बी अ गैस दैट इज फिक्स्ड इन कार्बोहाइड्रेट। अब जब मैं थोड़ा वाई स्टेटमेंट की देखूं, तो वाई कुड बी अ गैस दैट इज फिक्स्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट यूजिंग फोटोसिंथेसिस, ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा वाई में, और क्योंकि वाई में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस वजह से वो जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स है उस वजह से वो आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो वाई कुड बी अ गैस इज फिक्स्ड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं अचीवर्स सेक्शंस की। इसमें एक क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान देखो, ये क्वेश्चन 3 नंबर के होने वाले, ठीक है, और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस ईयर में आपसे अचीवर्स सेक्शन से, फिजिक्स से। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको 2 क्वेश्चन फ्रेम करें। स्टेटमेंट क्या है, रीड द गिवन पैसेज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग क्वेश्चन, फिगर ऑफ द नेगेटिवली चार्ज रॉड, एक आपके पास रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज है, एक आपके पास अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है, और एक आपके पास है कनेक्शन टू दी अर्थ। ये 3 चीजें आपके पास है। फिर आपसे पूछा गया है the apparatus is used to charge the metal sphere positively. At the end of the charging process, the metal sphere has a charge of 15 coulomb and the charging process takes 5 seconds. तो 15 कूलम का चार्ज है और इस पे 5 सेकंड बाद ये कहानी हुई। तो आपसे पूछा गया जी क्या हुआ होगा। नंबर 1 क्वेश्चन क्या आपसे, चार्जिंग ऑफ द मेटल स्फीयर इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप एज शोन बिलो, अरेंज देम करेक्ट ऑर्डर। सबसे करेक्ट ऑर्डर में सबको आपको इसको अरेंज करना है। सबसे पहले आपने क्या करा होगा, सबसे पहले तो एक नेगेटिव चार्ज मेटल को आप किसके पास लेके आओगे, कंडक्टर के पास, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट कर देगा क्या, बिल्कुल कर देगा। उसके बाद इसको आप क्या करोगे बच्चे, अर्थ करोगे। अर्थ करने से क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस अर्थ में चले जाएंगे, पॉजिटिव वालों को ये नेगेटिव रॉड पकड़ के रखेगी, नेगेटिव वाले चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तो क्या बचेगा सर, एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा और ये नेगेटिव रॉड बचेगी इसके, और नेगेटिव रॉड को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। तो सबसे पहले 2 करा, फिर 4 करा, फिर 1, फिर 3, तो 2 4 1 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है ना, सबसे पहले नेगेटिव रॉड लेकर आए, पॉजिटिव चार्जेस को पकड़ के रखेगा, सेपरेट कर देगा पॉजिटिव नेगेटिव। अर्थ करा तो नेगेटिव वाले चले जाएंगे, पॉजिटिव वाले पकड़ के रखेगा। ठीक है, फिर अर्थ हटा दिया तो क्या बचा, फिर पॉजिटिव चार्ज बचा, इसको हटा दिया तो पॉजिटिव चार्ज फिर मिल गया। बात खत्म। तो 2 4 1 3 तक करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या बोला गया, if a average current is defined as the net charge flow per unit time, then the average current in the circuit, यार कितना चार्ज फ्लो कर रहा था, 15 कूलम, कितने टाइम में, 5 सेकंड में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्यों भाई, 15 कूलम फ्लो करा था, 5 सेकंड में फ्लो करा था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है। चलो, ये सेशन और ऐसे बहुत सारे सेशन जो आपके एनएसओ के वो आपको मिल सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, दैट इज student.myclassroom.digital, या फिर यही चीज आप हमारे जो टाइम टैबलेट एप्लीकेशन है उस पर भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहां पर भी आपको ये 2 सेशन है ये आप अवेल कर सकते हो, देख सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा बच्चा आपको ये सेशन अगर पसंद आया है तो आप माई क्लासरूम पर जाकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हो।
आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपसे कोई प्रिपरेशन में आपको एक थैंक यू फॉर टाइम, प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय।